हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एनएसएन ब्लॉग। और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी दोस्त नीलेश सागर निडर। और आप देख रहे हैं एनएसएन ब्लॉग। और मैं एआईबी का सिलेबस आ गया है, इसलिए आपको जानकारी देने के लिए आई हूँ कि इस बार एआईबी की जो तैयारी है उसमें सिलेबस में मतलब पुराना वाला भी है, नया वाला भी है, दोनों ही है, जो कि एआईबी 19 में था। ठीक है। और मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन है वो पढ़ के बता देती हूँ, ताकि मुझसे भी कोई गलती ना हो। ये क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे हैं एक्चुअल में, तो उसमें वो गलत गलत जानकारी दे रहे हैं। गलत जानकारी से क्या होता है कि भाई जो बच्चे हैं एग्जाम देने वाले है ना, उनको प्रॉब्लम होती है। वो गलत तरह से तैयारी करते हैं, फिर उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ट्रेजेडी मेरे साथ हो चुकी है। इसलिए तो इस बार भाई पूरा अपना मन बना लीजिए पूरी तरह से, और इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो कंटिन्यू देखिए। मैं आज आपको इसका सिलेबस, आइए शुरू करते हैं। आज का सिलेबस जो है एआईबी का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो आएगा 10 नंबर का। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और उसमें कम से कम 10 नंबर के, मतलब इसमें फिक्स लिखा हुआ है कि 10 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद सेकंड आता है आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। उसके बाद में आएगा आपका बीएनएस, भारतीय न्याय सुरक्षा न्याय संहिता। ठीक है ना। इसमें से आएगा आपका 8 नंबर का। मतलब आपको आईपीसी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको बीएनएस भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों में से। फिर आते हैं अपन तीसरे नंबर पे, फिर आता है इसका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और न्यू बीएनएसएस यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसमें से आपका आएगा, इन दोनों बुक्स में से आएगा 10 नंबर का। यानी एक बुक से आएगा आपका 5 नंबर का। तो प्रिपरेशन आपने दोनों की ही करनी है। इसके बाद आता है आपका सीपीसी, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें आएगा आपका 10 नंबर का, सीधा सीधा। ठीक है ना, जो नया वाला पुराना वाला दोनों में से। इसके बाद आपका आता है एविडेंस एक्ट, न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। ये पुराना वाला और नया वाला दोनों में से ही आएगा 8 नंबर का। इसके बाद में आते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रियरेशन इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट। इसमें से आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से आएगा चार, 4 नंबर का, ओनली 4। ठीक है। फिर आता है आपका फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। उसमें आएगा आपका 8 नंबर का। यानी फैमिली लॉ की अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद में आता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें से आएगा आपका 4 नंबर का। इसके बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें से आएगा आपका सिर्फ 3 नंबर का। तो ज्यादा आप जो फोकस करेंगे ना, वो आप जो जिसमें 10 10 नंबर का आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना, उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। इसके बाद में आता है आपका प्रोफेशनल एथिक्स का केस, प्रोफेशनल, ठीक है ना, इसका मिसकंडक्ट। इसमें आएगा आपका 4 नंबर का। और इसमें ही और पूरा दे रखा है, काफी बड़ा है ये। ठीक है ना। तो इस 4 नंबर का है, इसकी भी आप तैयारी अच्छे से कीजिए। इसके बाद में आता है आपका कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 नंबर का ही आएगा, मतलब कि पूरा कंपनी लॉ। और उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है ना। इसमें से भी 2 नंबर का ही आएगा एनवायरमेंटल लॉ। फिर आपका आता है साइबर लॉ। साइबर लॉ भी सिर्फ 2 नंबर का ही आएगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है ना, जो आएगा आपका 4 नंबर का नंबर। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, मतलब पूरा। ठीक है ना, जिसमें आपका लॉ ऑफ टॉर्ट भी होगा, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट वाला जो है वो भी आएगा, फिर कंज्यूमर वाला जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें से। तो इन तीनों का मिलाकर के इसमें आएगा 5 नंबर का। ये आई थिंक सो तीनों की अलग अलग किताबें हैं, एक है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं किताबें तो है मेरे पास में, लेकिन मैंने सारी चेक नहीं की है प्रॉपर। ठीक है। इसके बाद में आता है लॉ रिलेटेड ऑफ टैक्सेशन। ठीक है ना, ये आएगा आपका 4 नंबर का। ठीक है। और थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर दिखने में समस्या है मुझे, क्योंकि सामने फोन रखा था, मेरा लैप भी सामने रखा हुआ है, जैसे मैं पढ़ के बोल रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, और निगोशिएटेबल क्या है ये, इंटरेस्टमेंट एक्ट। ठीक है ना, ये 8 नंबर का, मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक और प्रॉपर्टी लॉ, ये आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें से आएगा आपका
8 नंबर का। इसके बाद में आता है ये लैंड लॉ, ठीक है ना, ये ये आएगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। फिर कौन सा है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये आएगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। तो भाई अच्छे से सारे बच्चे तैयारी कीजिए, और इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको एक बार फिर से। इसमें ये एआईबी का जो एग्जाम है ये 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन ही आएंगे। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है कि भाई आपका अगर कोई उसमें माइनस मार्किंग है कि भाई अगर 2-3 गलत होंगे या 4 गलत होंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर ही मिलेगा, और इसमें कोई ग्रेस का सिस्टम भी नहीं है कि भाई अगर आप के नंबर कम आते हैं, जो पासिंग मार्क्स हैं उससे कम आते हैं, तो आपको कोई ग्रेस 2-4 नंबर की मिल जाएगी, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद में जनरल और ओबीसी को चाहिए होते हैं 45 नंबर पास होने के लिए 100 में से, यानी 100 में से 45। और एससी एसटी और जो विकलांग जो बोलते हैं, ठीक है ना, वो लोग, उनको डिसेबल बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है, डिसेबल। तो उनको चाहिए सिर्फ 40 नंबर पास होने के लिए, 40। हाँ, इसमें एक चीज होती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, और कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन करता है कि भाई इसका ये नहीं ये आंसर है, या ये क्वेश्चन ही गलत है, या ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराते हैं, जो भी लोग, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को हटा देते हैं। हटाने से एक बेनिफिट ये है कि उसमें जो आपका पासिंग मार्क्स का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब कभी 2 क्वेश्चन गलत है, या कभी 3 है, कभी 4 भी हैं, कभी ज्यादा भी हैं, ठीक है ना। तो उसका रेशियो है, मान लो कि पिछले साल या भी 19 के अंदर में 4-5 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया था, ठीक है ना, कि आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर वो सिलेबस से बाहर है, या फिर वो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, उनका आंसर अलग है और क्वेश्चन गलत है। तो उसमें क्या है कि जो एससी एसटी वाले बच्चे थे और जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको 38-37 पे पास किया गया था। और जो जनरल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको मतलब 42 और 43 नंबर में पास कर दिया गया था। ये है पूरा, ये है पूरा एग्जाम का पैटर्न। तो सभी बच्चों को, और सभी जितने बच्चे क्या, क्योंकि लॉ तो आजकल हर कोई कर रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई एज लिमिट तो है नहीं, एज का कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई इस एज में आप नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने भी लॉ किया है, जो भी इस साल पास हुए हैं 2025 में या फिर 2024 में, ठीक है, उन्होंने ये एग्जाम नहीं दिया है, तो आप ये फॉर्म भरिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम जो है साल में, वैसे तो 2 बार बोलते हैं कि 2 बार होता है, बट प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 1 बार ही हो पा रहा है। अभी 2024 में ये दिसंबर में हुआ था, और अभी ये पूरा साल गुजर गया है, ठीक है ना, तो ये नवंबर में होगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर 26 में ही होगा। तो इस बारी इसका फॉर्म भरें और पास करें, और अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस ले लें। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बीच बीच में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग की कुछ हेल्प करवाऊँ, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही क्लास ले रही हूँ, अभी तो मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इसमें कुछ मदद कर पाऊंगी तो जरूर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।